नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आयुष्मान भव में। मैं हूं प्रीति सिंह। आयुष्मान भव में आज हम बात करेंगे कैंसर की और समझेंगे इससे जुड़े तमाम पहलुओं को। हर साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। इस साल कैंसर दिवस की जो थीम है वो क्लोज द केयर गैप है। इसका प्रमुख जो उद्देश्य है, मकसद है, समुदाय के उस वर्ग तक कैंसर के इलाज की सुविधाओं को पहुंचाना है जो इससे वंचित हैं। भारत में हर साल लगभग 27 लाख लोग कैंसर से पीड़ित होते हैं और 8 लाख लोगों की मौत कैंसर की वजह से हो जाती है। कैंसर कई तरह का होता है और इसके लक्षण भी अलग अलग हो सकते हैं। आइए आज कैंसर को लेकर सभी जरूरी बातों को आयुष्मान भव के जरिए जानते हैं, समझते हैं। और इस पर बात करने के लिए, इस बारे में चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ है डॉक्टर मनोज शर्मा, जो कि कंसल्टेंट हैं क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी, दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मनोज शर्मा। शुक्रिया हमारे साथ आयुष्मान भव में जुड़ने के लिए। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर सत्य प्रकाश यादव जुड़े हुए हैं, डायरेक्टर है पीडियाट्रिक हेमेटोलो ऑन्कोलॉजी एंड बीएमटी मेदांता। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर यादव। शुक्रिया हमारे साथ आयुष्मान भव में जुड़ने के लिए। साथ ही हमारे साथ जुड़ रही हैं आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉक्टर मंजूषा राजगोपाला, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ शाकल्य, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर राजगोपाला। आयुर्वेद से जुड़ा जो नजरिया है कैंसर को लेकर वो हमें समझाएंगी और तीनों स्वास्थ्य विशेषज्ञ आपके हर सवालों का जवाब देंगे। और आप जो भी जानकारी लेना चाहते हैं, अगर आपका कोई अपना पीड़ित है या फिर आप कैंसर को लेकर हर जरूरी बारीक पहलुओं को समझना चाहते हैं, तो जो नंबर हमारे लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं उन पर आप कॉल कर सकते हैं। अगर हम जर्नल ऑफ ग्लोबल ऑन्कोलॉजी में पब्लिश हुई एक रिपोर्ट को देखें तो जो तमाम विकसित देश हैं उनके मुकाबले भारत में कैंसर का मरीजों की जो मौत है उसकी दर दुगनी है। इसलिए इस बीमारी को लेकर आज जागरूकता काफी ज्यादा जरूरी है। आधुनिक जीवन शैली और खान पान की बिगड़ी आदतों के चलते दुनिया भर में हर साल लाखों लोग कैंसर जैसी बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। कैंसर एक जानलेवा बीमारी साबित हो सकती है। समय पर अगर इस बीमारी का पता ना चले और इलाज ना किया जाए तो ये इंसान को मौत के मुंह में ले जा सकती है। आधुनिक जीवन में कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बच्चों से लेकर बड़ों तक कैंसर की घातक बीमारी लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। कैंसर शरीर की कोशिका या कोशिकाओं के समूह की असामान्य और अव्यवस्थित वृद्धि है जो एक गांठ या ट्यूमर का रूप ले लेती है। हर गांठ कैंसर युक्त हो ये जरूरी नहीं, लेकिन कैंसर युक्त गांठ अत्यंत घातक होती है और असाधारण रूप से और तीव्र गति से आकार में बढ़ती है और दूसरे अंगों को भी प्रभावित करती है। यूं तो कैंसर के लक्षण हर व्यक्ति में अलग अलग होते हैं। कैंसर शरीर के किस हिस्से में है, इसी के अनुसार लक्षण सामने आते हैं। कैंसर में शरीर के किसी भी हिस्से की कोशिकाएं काफी तेजी से बढ़ने लगती हैं। इनसे आसपास मौजूद टिश्यूज, अन्य कोशिकाएं और ऑर्गन डैमेज होने लगते हैं। अगर इस बीमारी का जल्द ही इलाज शुरू हो जाता है तो कैंसर के मरीजों की जान बचाई जा सकती है। इसीलिए कैंसर की बीमारी को लेकर लोगों में ज्यादा जागरूकता फैलाने की जरूरत है। तो आप भी बनिए इस कार्यक्रम का हिस्सा और लीजिए अपने तमाम सवालों का जवाब। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर शर्मा, आपसे शुरुआत करूंगी। थोड़ा हमने समझाने की कोशिश की है, लेकिन आप थोड़ा और आम भाषा में अगर बताएं, कैंसर होता क्या है? आपने तो बहुत सही तरीके से बता दिया है कि जीवन यापन पद्धति यानी लाइफस्टाइल। देखिए, अभी एक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था यहाँ पे आपके लखनऊ की। वहाँ पे उन्होंने पाया कि बच्चों, जो माएँ बच्चों को दूध पिला रही हैं, ये लेटेस्ट रिपोर्ट है, उनमें जो इंसेक्टिसाइड्स हैं और प्रिजर्वेटिव्स हैं उनकी मात्रा 3 गुनी है। तो ये एक बहुत ख़तरनाक इंडिकेशन है। ऐसे ही मैं जर्मन टीवी डॉइचे वेले देख रहा था। आजकल बड़ा उसका प्रचलन चला है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, है, उसमें लोग एक्चुअली लूटे जा रहे हैं। उसने कहा कि 10 किलोमीटर दूर तक अंडों के योक में इंसेक्टिसाइड्स पाए गए। तो हमें इस चीज़ पे बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो इंसेक्टिसाइड्स और केमिकल्स हैं वो बेसिकली वंशसूत्र जो जीन्स होती हैं उसमें मदर फादर के जीन्स में चेंज कर देते हैं। या लॉन्ग टर्म जो है, हाँ जी, प्लास्टिक तो एक भयावह घटना हो गई हमारे जीवन में, वो कर देते हैं। तो या तो जीवित आदमी जो एडल्ट होता है तब तक वो इतना एक्सपोजर हो जाता है उसको कि उसमें कैंसर्स की बढ़ने की संभावना हो जाती है। या डॉक्टर पीडियाट्रिक कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं, ये भी बताएंगे
कि पीडियाट्रिक कैंसर, बच्चों में होने वाले कैंसर का फॉर्मेशन जब बच्चा गर्भावस्था में होता है तभी से शुरू हो जाता है और जब निकलता है, तो इस चीज़ पे हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। दूसरी चीज़, जीवन यापन पद्धति में मैं बार बार ये कहता हूँ कि जब तक हम तंबाकू के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करेंगे तो आपकी ये स्टैटिस्टिक जो आप बता रही ना, ये भी बढ़ती चली जाएगी। आपके पास जो सांख्यिकी और आंकड़े हैं वो कुछ रीजनल कैंसर सेंटर्स या जो टर्शियरी कैंसर सेंटर्स हैं जो कि भारत सरकार के ICMR के नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, उनसे कलेक्टेड किए हुए हैं। अच्छा। पर ये सारे भारत को कवर नहीं करते हैं। ठीक है। एक प्रवक्ता के अनुसार वो शायद 60% कैंसर की इंफॉर्मेशन हमें दे रहे हैं, 40% का हमें पता नहीं है, क्योंकि ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ग्रामीण अंचलों में इनका इलाज होके ये चले जाते हैं, उनका क्या होता है पता नहीं चलता है। तो एक तो हमें कैंसर रजिस्ट्रेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा देश में। हम पिछले 15 साल से आप ही के चैनल पे कैंसर को नोटिफाइबल डिजीज डिक्लेयर करने की प्रार्थना बार बार कर रहे हैं। तमिलनाडु मॉडल में ऐसा किया गया है और ये संभव है क्योंकि ये स्टेट इशू है। और जब हम कैंसर को नोटिफाइबल डिजीज डिक्लेयर करेंगे तो आंगनवाड़ी वर्कर या प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लेवल का जो डॉक्टर है उसको पहले तो कैंसर की जानकारी और उसके क्या करना है उसका पता चलेगा। जैसे डेंगू या दूसरी इन्फेक्शियस डिजीज में होता है, उसको रिपोर्ट किया जाएगा। उसके बाद एक बाढ़ आएगी लेट स्टेज डिजीज की, फिर बाढ़ आएगी क्योरेबल डिजीज की, और फिर बाढ़ आएगी प्रे कैंसर, जो मतलब कैंसर होने के पहले की संभावना थी, उनका इलाज शुरू करेंगे। प्रश्न यहाँ यही उठता है कि यदि हम कर देंगे तो पेशेंट्स इतने आएंगे, हमारे पास अस्पताल नहीं है। हाँ। तो जब तक ये होता है तब तक हमें इन अस्पतालों को, मेडिकल कॉलेजेस में कैंसर थेरेपी के डिपार्टमेंट्स नहीं है, वो हमें क्रिएट करने होंगे और तब हम देखेंगे कि इन कैंसरों की संभावना भी कम होगी। कैंसर का प्रिवेंशन प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लेवल पे शुरू हो जाएगा और आपके प्रोग्राम्स यदि वो ग्रामीण अंचलों में जा रहे हैं तो वो भी बहुत प्रभावित करेंगे। बिल्कुल। डॉक्टर यादव, जैसे डॉक्टर शर्मा ने अभी बहुत अच्छे से हमें बताया है, यानी आंकड़ों में तो कहा जाता है कि हर 10 में से एक व्यक्ति को कैंसर का खतरा है, यानी स्थिति इससे और ज्यादा गंभीर है। कहा जा रहा है 2025 तक महामारी का भी रूप ले सकती है, इतना तेजी से मामले बढ़ सकते हैं। तो जो बच्चों में लेकर उन्होंने बात बताई है वो अगर आप थोड़ा और डिटेल में बताएं। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अभी जो डेटा है उसमें हर 10 में से एक इंसान को कैंसर इंडिया में है एट प्रेजेंट, जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है। और प्रेडिक्शन ये है कि बाय 2040 तक हमारे कैंसर के केसेस डबल हो जाएंगे इंडिया में और स्थिति काफ़ी और ख़राब हो जाएगी। तो कैंसर एक बहुत बड़ी महामारी के तौर पे हमारे सामने आने वाले दिनों में। और जहाँ तक बच्चों के कैंसर की बात है तो बच्चों में भी कैंसर बढ़ रहा है। और जब भी जिस भी बच्चे को कैंसर होता है तो माँ बाप हमारे से ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये क्यों हुआ हमारे बच्चे को, व्हाई डिड आवर चाइल्ड गेट अ कैंसर। तो उनको हम यही समझाते हैं कि बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं है जिससे हम एग्जैक्टली बता सकें कि इस वजह से कैंसर हुआ बच्चे में, बट 2-3 बड़ी मोटी बातें हैं जो देखा गया है कि जिस भी देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, जो भी देश डेवलपिंग से डेवलप्ड नेशन बने हैं और जहाँ तरक्की बहुत तेज़ी से हुई है, वहाँ केमिकल एक्सपोजर बहुत बढ़ गया है लोगों की लाइफ में और वहाँ कैंसर बढ़ा है। तो वही इंडिया में हो रहा है जो इंग्लैंड और अमेरिका वगैरह 1930s 40s में डेवलप हो गए थे, वहाँ कैंसर उस वक्त से बढ़ना शुरू हो गया। इंडिया 1990s से डेवलप होना शुरू हुआ है तो यहाँ कैंसर अब बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो एक एक्सपोजर है केमिकल्स का जिसमें रेडिएशन और केमिकल्स दोनों इंपॉर्टेंट हैं जो हमारे सेल्स के अंदर जेनेटिक चेंजेस लाते हैं, म्यूटेशन करते हैं जिससे कैंसर हो सकता है। दूसरी चीज़ है कुछ वायरसेस। तो बच्चों के जो इम्यून सिस्टम होते हैं उनके अंदर जब वायरस जाता है तो उस वायरस को ख़त्म करने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है और वायरस को ख़त्म कर देता है। बट जिन बच्चों को बचपन में जो बाहर नहीं जाते हैं और घरों के अंदर ही रहते हैं या दूसरे बच्चों के साथ नहीं खेलते तो उनको अर्ली स्टेज में वायरस इन्फेक्शंस नहीं होते हैं तो उनका इम्यून सिस्टम पक्का नहीं होता है। तो इन लोगों को जब बाद में लेटर एज में जब इन्फेक्शंस होते हैं तो इम्यून सिस्टम इंस्टेड ऑफ गेटिंग अ कंट्रोल्ड रिस्पॉन्स अनकंट्रोल्ड तरीके से बढ़ता है और ल्यूकीमिया होने का चांस हो जाता है, ब्लड कैंसर होने का चांस बढ़ जाता है। तो एक इम्यून सिस्टम की प्रॉब्लम भी हो सकती है कि आप वायरसेस को कैसे हैंडल कर रहे हैं। कुछ वायरसेस भी कैंसर कर सकते हैं। और थर्ड है बाय बर्थ आपका क्या रिस्क है कि आपके अंदर जेनेटिक मेकअप होता है हर किसी का कि उनको कैंसर का रिस्क थोड़ा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर्स।
और हमारे शरीर में जब भी कैंसर रोज शुरू होता है रोज खत्म होता है, क्योंकि हमारे पास एक इम्यून सिस्टम है जो कैंसर को मार देता है जैसे ही शुरू होता है। पर जिन लोगों में कैंसर बढ़ता जाता है मतलब उनका इम्यून सिस्टम कैंसर को नहीं मार पा रहा है और उनमें तेजी से ये बढ़ता ही चला जाता है। बिल्कुल। आइए कॉलर्स की तरफ हम चलते हैं और ब्रिजभूषण ने हमें कॉल किया है, छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रिजभूषण जी शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैडम जी ब्रिजभूषण जी, टीवी की आवाज को बिल्कुल कम रखिएगा और एक बार में अपना सवाल पूछिए। नमस्कार। नमस्कार, बताइए प्रश्न पूछिए। मैडम मैं एक क्वेश्चन जानना चाह रहा था मैडम कि गवर्नमेंट जो है जैसे हमारे अभी जैसे आप बता रही थी कि कैंसर के सबसे बड़ा घटक है तो सिगरेट, तंबाकू, शराब और बीड़ी, ऐसे सब के सबसे बड़े घटक हैं और गांव-गांव में इसके सबसे ज्यादा कंज्यूमर है, कहना चाहिए, यूज करते हैं। तो गवर्नमेंट इसको बैन क्यों नहीं कर देती पूरी तरह से? जब पूरी तरह से बैन हो जाएगा, जब लोगों को मिलेगा ही नहीं। गुटखा आज के डेट में देखिए पूरे हर घर हर बच्चे एक बिल्कुल लड़ी खाते हैं पूरे 10-10 दिन। बिल्कुल ब्रिजभूषण जी, ये चिंता का विषय है और इस पर अभी डॉक्टर शर्मा बोल भी रहे थे। बिल्कुल आपने जो कहा है वो चिंता की बात है और इस पर विचार होना भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका सीधा सवाल इस बीमारी से जुड़ा हुआ नहीं है, पॉलिसी लेवल पे जो बातें हैं उससे जुड़ा हुआ है, इसलिए हम विशेषज्ञों से इस पर आगे देखते हैं, आगे बात करने की कोशिश करेंगे। आयुर्वेद क्या कहता है? डॉक्टर मंजूषा राजगोपाला, आयुर्वेद कैसे देखता है कैंसर को? आयुर्वेद में जो कैंसर है इसके मिलने वाले हमें दो रोग मेन रूप से मिलते हैं, वो ग्रंथि और अर्बुद। और ये दोनों ही जो दोषों के आधार पर डिस्क्राइब किए गए हैं, जो 6 प्रकार के हैं, मीन्स वात, पित्त, कफ, रक्त एंड देन मांसज और मेदोज। और उसमें जो कारण हम दोष को प्रकोप कारण करने वाले कारणों को ही मानते हैं, जो कि हमारे लाइफस्टाइल से ही हमें मिलते हैं। जैसे कि सर भी बता रहे हैं कि आज मॉडर्न मेडिसिन में भी लाइफस्टाइल के रिलेटेड कारणों को माना जाने लगा है और आयुर्वेद में शुरू से ही जो भी रोगों के कारण बताए गए वो हमारे जीवन शैली से ही जुड़े हुए हैं। हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, और उसमें आजकल जो मेन है रक्त को दूषित करने वाले एक बड़ा कॉन्सेप्ट है आयुर्वेद में, जो रक्त को दूषित करता है आहार विहार, जैसे कि खूब मिर्ची मसाले वाला खाना खाना। फिर जो हमारी दिनचर्या है उसमें हम दिया गया है कि टाइम से सभी को सोना चाहिए, टाइम से उठना चाहिए और जो स्ट्रेस वगैरह है इन सब से बचना चाहिए। और हम आज का अगर आप लाइफस्टाइल देखें तो ज़्यादातर लोगों का सोने और उठने का टाइम जो है वो रेगुलर नहीं है। और उसके साथ साथ जो आहार भी हमारा वेस्टर्न इम्पैक्ट में चेंज हो रहा है। जो हमारा भारतीय खान पान अगर हम फॉलो करते हैं तो ये नहीं होंगे कैंसर के इंसिडेंस इंक्रीज, लेकिन हमारा खान पान जो है पाश्चात्य शैली की ओर जा रहा है। तो यही सब कारण जो आहार और विहार ही मेन हमारे यहाँ माने गए हैं और इसमें आघात एक मेन कारण माना गया है कैंसर के कारणों में। और मेन पैथोलॉजी जो इसमें बताई गई है कि शोफ या शोथ होता है पहले और बाद में वो अर्बुद बनता है। ठीक है, तो ये जो बड़ी वजह है ये आयुर्वेद मानता है। जैसे जीवन शैली को लेकर आपने बात कही, जाहिर तौर पर आज के टाइम पे, आज के समय में जितनी भी बीमारियां हैं वो बिगड़ी जीवन शैली उनके पीछे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण है। मनोज हमारे साथ असम से जुड़े हुए हैं। मनोज आपका स्वागत है कार्यक्रम में, प्रश्न पूछिए आप। जी मेरा ये प्रश्न है। हेलो जी मनोज जी, एक बार में प्रश्न पूछिए, टीवी की आवाज कम रखिए। सभी दर्शकों से जो हमें कॉल मिला रहे हैं मेरी अपील है कि आपकी आवाज हम तक सही तरह से पहुंचे। इसके लिए आप कॉल मिलाने के बाद अपने टीवी की आवाज को बंद कर दें और फिर सवाल पूछें। बताइए मनोज जी। प्रश्न ये है कि हम कैंसर हमें किन कारणों से होता है और इसके रोकथाम के लिए हमें किस प्रकार के मतलब प्रिकॉशन लेने चाहिए या हमें जागरूक होना चाहिए। और जिस प्रकार से आजकल की जो भी हमारे खाद्य पदार्थ और जो सब्जियों की जो आ रही है उसमें जो कीटनाशक जो दे रहे हैं किसान लोग, तो उन लोगों को भी थोड़ा ये बताना चाहिए कि कौन से कीटनाशक देने से हमारे शरीर पर नुकसान करता है और कैंसर होने का ज्यादा खतरा रहता है। तो उससे मतलब सरकार इस चीज को बचाने के लिए और किस प्रकार का मतलब और प्रिकॉशन ला रहे हैं। ठीक है मनोज जी, आपके सवाल का जवाब हम लेंगे। एक और कॉलर है राजेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका स्वागत है राजेंद्र कार्यक्रम में। आपका प्रश्न क्या है बताइए। हाँ नमस्कार। नमस्कार, बताइए। मेरा प्रश्न ये है कि जो हम खाना खाते हैं वो तो फास्ट फूड वगैरह खाते हैं,
तो उसमें क्या रहता है, जो कंटेस्ट रहता है वो फिजिकली अच्छा नहीं रहता है। तो नेचुरल फूड अगर लिया, रॉ फूड, फ्रेश फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एज इट इज, तो उसमें मुझे लगता है कि कैंसर पे अच्छा इफेक्ट हो जाएगा। अच्छा, आपका क्या उसमें ये है? ठीक है रंजन जी, आपके सवाल का जवाब भी हम लेंगे। डॉक्टर शर्मा, जब कैंसर की हम बात करते हैं, दोनों जो कॉलर्स हैं उनके सवाल का जवाब भी लेंगे, लेकिन कैंसर ये माना जाता है कि बहुत तरह का होता है, एक तरह का नहीं होता। तो ये कैसे समझा जाए, जब एक कैंसर की बात कर रहे हैं तो किस शरीर के किस भाग को कैंसर पकड़ सकता है और कितने तरह का ये होता है? मैं आपको सिर्फ एक 1978 के प्रोग्राम मद्रास दूरदर्शन में, जिन्हें हम फादर ऑफ ऑन्कोलॉजिकल साइंसेस कहते हैं, उनका एक स्टेटमेंट रिपीट करता हूँ जी। तमिल में उन्होंने कहा कि कैंसर जो है वो नाखून और बाल को नहीं छूता है और बड़ा ही समदर्शी है, किसी उम्र को, किसी जात को, किसी रंग को, किसी लिंग को, मेल फीमेल को में कोई भेदभाव नहीं करता। शरीर के किसी भी अंग में वो हो सकता है सिवाय नाखून और बाल को छोड़ के। तो इसलिए अब हमको ये देखना है कि पिछले 30 साल में जो फूड की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा उनका आंसर कर दूं, उसमें किस तरह से हमारे कैंसर के जो आंकड़ों हैं उनमें परिवर्तन आया है। जब मैं विद्यार्थी था तो तंबाकू से हुए कैंसर, उन्हें हम खैनी कैंसर कहते थे, उनसे हमारे ओपीडीज भरे रहते थे। बच्चेदानी के कैंसर, उसके गर्भाशय मुख के कैंसर से ओपीडीज भरे रहते थे। फिर धीरे धीरे एक परिवर्तन हुआ, बड़े शहरों में स्तन कैंसर बढ़ना शुरू हुआ, क्योंकि स्तन जो बड़े शहरों में संपन्नता, प्रॉस्पेरिटी के कारण फूड हैबिट्स में शरीर पे चर्बी, मोटापा, और जो मोटापा चर्बी होती है वो ईस्ट्रोजन को रिस्टोर करती है, उसके कारण स्तन कैंसर हुआ। अब जो मैं इस समय बिल्कुल ही सदमे की परिस्थिति में अपने वार्ड के मरीजों को देख के हूँ, वो ये है कि बड़ी आंत के कैंसर और पेट के कैंसर और पक्वाशय पैनक्रियास के कैंसर से मैं लगभग रोज़ 20 से 25 मरीजों की दवाइयाँ, इन्फ्यूजनल कीमोथेरेपी दे रहा हूँ। उसमें हर उम्र के लड़के हैं, वो कहीं 16 साल का लड़का तो कहीं 75 साल का बुढ़ा। ये बड़ा भारी परिवर्तन हो रहा है। देखिए, यदि शुरुआती हालत में कैंसर्स पकड़े जाते हैं तो अधिकांश कैंसर्स ठीक हो जाते हैं, और मुंह के कैंसर जो तंबाकू से होते हैं, यदि उन्हें तुरंत पकड़ा जाए, कैसे, जैसे मुंह में सफ़ेद चकत्ते, लाल चकत्ते या छोटा मोटा घाव हो तो उसको आप इलाज कर दीजिए, हरदम से कैंसर से मुक्ति मिल जाती है। या जैसे बच्चेदानी के कैंसर में संभोग के बाद की खून जाना, माहवारी के बीच में खून जाना, इस तरह की, और खून जाने के कारण अनीमिया बने रहना, इन सब को आप आपकी आँख के सामने, स्तन कैंसर में आँख की गिल्टी के सामने है वो करके। पर बड़ी आंत के कैंसर का तो पता ही नहीं है। पेट तो लोगों के खराब होते ही रहते हैं, कभी कब्जी, कभी पतले दस्त लग गए, और वो हमारे पास बहुत लेट स्टेजेस में आ रहे हैं और उनको क्योर करने में बड़ी दिक्कतें आती हैं। यद्यपि हमारे पास ऑपरेशन है, कीमोथेरेपी है, कीमोथेरेपी के बाद टारगेटेड थेरेपीज़ हैं, हमारे पास रेडिएशन थेरेपी है, हम इन सब से उनका इलाज करते हैं। और परंतु फिर कभी कभी कैसा होता है कि पैखाने का रास्ता दूसरा बदलना पड़ता है। पर इसमें भी मतलब परेशानी की बात नहीं, दुनिया में लाखों लोग पैखाने की थैली लेके अपने काम पे जाते हैं, वो करते हैं। तो ये जो जीवन यापन पद्धति में मैडम बता रही थी, हम शायद आयुर्वेद में उसे पथ्य, सुपथ्य और कुपथ्य कहते हैं। गुड फूड, फूड एंड बैड फूड। आज क्या हो रहा है, बैड फूड का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। एक छोटा पॉइंट मैं आपको कहना चाहता हूँ, शिकायत करना बहुत आसान होता है कि भाई इंसेक्टिसाइड्स डाल रहे हैं, ये हैं, जा रहे हैं। यदि आपको याद हो, जब हमारे पर इंडो पाकिस्तान वॉर हुई थी, तो शास्त्री जी ने एक बात कही थी कि 1 फुट ज़मीन भी हो तो उसमें आप कुछ उगाइए। आप ज़रा अपना थोड़ा आत्मनिरीक्षण करिए और देखिए, आपने कभी फल सब्जियां उगाने की कोशिश की है जिनके ऊपर दवाइयां नहीं छिड़की गई हैं? केरल में तो टेरेस गार्डन, जो छत के ऊपर का गार्डन होता है, उसमें सब्जियां कैसे उगाई जाएं, उसकी क्लासेस और उसके सेमिनार्स हो रहे हैं। आपने कभी ऐसा किया है? एक बार प्रयास तो करके देखिए,
कम से कम आपके 50% खाद्य पदार्थ जो हैं वो आपको इन दवाइयों से मुक्त मिलेंगे। साफ सुथरे, बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है ये। 2 कॉलर्स और हैं। मोहित मिश्रा हमारे साथ जुड़े मध्य प्रदेश से, और सलोनी ने हमें चंडीगढ़ से कॉल किया है। मोहित जी, स्वागत है आपका। पहले आप प्रश्न पूछिए। जी नमस्कार मैम। मैम मुझे ये पूछना था कि मुझे ट्यूमर हुआ था 2 साल पहले, तो मुझे क्या कैंसर के चांसेस हो सकते हैं क्या? मैंने रेडियो थेरेपी भी करवाई थी, ऑपरेशन हुआ था, उसका थेरेपी करवाई थी। कहाँ पे ट्यूमर हुआ था आपको? ये थाई के पास हुआ था। थाई के पास। आपने दिखाया था डॉक्टर को? जी, ऑपरेशन हुआ था, फिर उसके बाद थेरेपी भी करवाई थी। ठीक है मोहित जी, डॉक्टर से आपकी बात कराते हैं। डॉक्टर यादव, आप कुछ पूछना चाहेंगे मोहित से? और मोस्ट लाइकली आपको कुछ किसी तरीके का सार्कोमा हुआ होगा। मसल्स के जो कैंसर होते हैं, रैप्डोमायोसार्कोमा या बोन्स वगैरह के ट्यूमर होंगे। तो आपने बोला कि सर्जरी हो गई और उसके बाद सिकाई भी हो गई है, तो ज़्यादातर सार्कोमाज उससे ठीक हो जाते हैं। कुछ सार्कोमाज में कीमोथेरेपी भी देनी पड़ती है। वो ज़रूर आपके डॉक्टर ने रिपोर्ट देख के आपको बताया होगा कि कीमोथेरेपी देनी है कि नहीं देनी है। तो अगर डॉक्टर ने बोला कीमोथेरेपी की ज़रूरत नहीं है तो आपका इलाज ख़त्म हो गया है। और अगर वो आपको कहते हैं कि अभी कीमोथेरेपी की ज़रूरत है तो आप वो ज़रूर लीजिएगा। और अच्छे ऑपरेशन से और रेडिएशन से अगर पूरा ट्यूमर निकाल दिया गया तो काफ़ी अच्छा चांस है कि आप हमेशा के लिए ठीक हो गए। यानी कि डॉक्टर जो सलाह दे रहे हैं उसको ज़रूर फॉलो करते रहें मोहित। बस एक चीज़ मैं डॉक्टर साहब के इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि इलाज करके तुम घर मत बैठना, तुम जाके उन डॉक्टर से जो उन्होंने फॉलोअप के लिए कहा है, सारी प्रॉब्लम इसी से होती है। सतत निरंतर परीक्षण जो कराना होता है, हर 3 महीने पे डॉक्टर बताएंगे, तुम्हें जाके मिलना होगा और उस दौरान वो विशेष प्रकार की जांचें करेंगे। मुझे नहीं मालूम तुम किस शहर से हो, आजकल हमारे पास जांच का एक बहुत अच्छा सुविधा निकल आई है, पेट सीटी कहते हैं। तो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम डॉक्टर के पास जाओ, उन्हें यदि ज़रूरत होगी तो तुम्हारा शरीर देख के बता देंगे, पर जाते ज़रूर रहना उनके पास और अपना खूब खाओ पियो और खूब तंदुरुस्त रहो। बिल्कुल। इसमें हम एक बात ऐड करना चाहेंगे, जो अभी एक क्वेश्चन बीच में था कि आहार विहार अगर चेंज करते हैं। एक स्टडी हुआ है मेडिटेरियन डाइट में, जो फल या सब्जी वगैरह ज़्यादा खाते हैं उन लोगों में जो है कैंसर का इंसिडेंस कम होता है। और इसी तरह से जिनको रेडिएशन या कीमोथेरेपी लेते हैं उसके साथ वो आयुर्वेद के जो रसायन ड्रग्स हम बोलते हैं वो लेंगे, तो इस समय जो साइड इफ़ेक्ट या जो सिम्टम्स उसको मिलते हैं, वैद्य की सलाह से उसके आधार पर वो किसी को कंसल्ट कर लें साथ में और वो चिकित्सा साथ में लेंगे, तो रेडिएशन या कीमोथेरेपी के समय अगर उनको कुछ भी प्रॉब्लम हुई है तो वो नहीं होगी या कम प्रमाण में होगी। यानी साथ में आयुर्वेद का जो ट्रीटमेंट है वो भी, उपचार भी साथ में चला सकते हैं। एक प्रश्न ले लेते हैं डॉक्टर शर्मा। सलोनी इंतजार कर रही हैं। सलोनी, आपका स्वागत है, बताइए क्या प्रश्न है आपका? जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो फ्राइड फूड होता है जैसे समोसे वगैरह ये चीजें हैं, तो ये रेपिटेडली हीटिंग और कुकिंग इसमें हुई होती है, तो क्या ये हमें बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए? और इसका कार्सिनोजेनिक पोटेंशियल कितना है जो बार बार ऑयल हीटेड होता है? जैसे घर में भी हम फ्राई करके दोबारा यूज कर लेते हैं, तो उसको नहीं करना चाहिए या उसकी मात्रा लिमिट करनी चाहिए, कैसे? ठीक है, आपके सवाल का जवाब मैं डॉक्टर राजगोपाला से ले लेती हूँ। ये काफ़ी जगह होता है, बल्कि भूख लगी है, कई जगह हम देखते हैं रास्ते में आपने पकोड़े खा लिए और बार बार पक रहा है, तो इसको लेकर क्या बताएंगे आप? ये बार बार तेल पकाना कितना सही है? ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, क्योंकि जो बाहर रेहड़ी पे या सस्ती जगह पे जो मिलते हैं वो एक ही ऑयल को बार बार 5 से 10 बार यूज़ करते हैं। आप देखिए उनका तेल एकदम काला होगा, तो उस समय जो है उसमें ट्रांस फैट बन जाता है और जो कि शरीर के लिए बहुत खतरनाक है और वो कार्सिनोजेनिक भी है। और इसीलिए ये कहा जाता है कि 1 से 2 बार ही आप तेल गरम करें, और अच्छा है कि ये वाली चीज़ें आप घर पर ही बना के खाएं और क्वांटिटी जहाँ तक हो सके वो कम रखें। हम बच्चों को ही अगर बचपन से ये ट्रेनिंग देंगे कि ऐसे वाला खाना हेल्दी नहीं है, बचपन से ही उनको फल फ्रूट खाने की आदत डालेंगे, तो डेफिनेटली वो हेल्दी रहेंगे, उनमें जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होगी। क्योंकि माल न्यूट्रिशन या कम न्यूट्रिशन भी होना जो है कैंसर का एक कारण है। यानी कभी कभी चल सकता है, कभी कभी चल सकता है, लेकिन ये नहीं कि घर में बना है तो आप हर दिन या हर दूसरे तीसरे दिन खा रहे हैं। सर्वत्र वर्जयेत हमारे यहाँ बोलते हैं, तो अति नहीं करना है। बिल्कुल। एक कॉलर और है, राजीव ने दिल्ली से कॉल किया है। राजीव, स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है? मेरा सवाल है मैम, पता किस तरह की सामने वालों को कैंसर हो गया, क्योंकि मेरी मौसी एम्स में एडमिट थी काफी टाइम से और उनको पता भी नहीं चला, लास्ट में उनको पता चला जब वो लास्ट स्टेज पे पहुंच गई कि उनको पैनक्रियाज का कैंसर है।
ठीक है, बताइए आप जानना क्या चाह रहे हैं इस समय, बताइए सवाल क्या है? जानना ये चाह रहे हैं कि कभी आदमी बीमार हो जाता है तो पता ही नहीं चलता, डॉक्टर लास्ट बोलते हैं इनको तो कैंसर हो गया है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो ऐसा कोई टेस्ट है जो आदमी पहले करवा ले कि पता चलता है कि इसको कैंसर है? ठीक है डॉक्टर यादव, वही मैं आपसे पूछना भी चाह रही थी, जो लक्षणों को लेकर बात बताई थी डॉक्टर शर्मा ने कि पेट का है तो पता भी नहीं लगता, बाकी तो गांठ आप थोड़ा बहुत देख भी लेंगे, कैसे लक्षणों को समझा जाए? और क्या जब हम कहते हैं कि 6 महीने में डेंटिस्ट के पास जाइए, आई चेकअप कराइए, ये सारी बातें तो हैं, क्या कैंसर को लेकर भी ऐसा कुछ है कि हमें एक टेस्ट कराते रहना चाहिए? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। प्रिवेंशन, नियरली 1/3 ऑफ द कैंसर्स आर प्रिवेंटेबल, कि वो होने से पहले ही हम उनको पकड़ सकते हैं या रोक सकते हैं कि वो ना हो। तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि स्मोकिंग या टोबैको यूज़ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसको अगर हम अच्छे से टैकल करें या कम कर दें तो हमारा कैंसर काफ़ी कम हो जाएगा। दूसरा अल्कोहल, जिससे लिवर का कैंसर और दूसरे कैंसर्स में कुछ कुछ होता है, अगर उसकी भी यूसेज कम की जाए तो कैंसर कम होगा। खाने पीने में मीट का इस्तेमाल जो होता है उससे कोलन कैंसर और पेट का कैंसर ज़्यादा बढ़ता है, तो वो भी अगर कम किया जाए, वेजिटेरियन फूड की तरफ अगर आपका रुझान रहे तो उससे भी फ़ायदा है। इसी तरीके से आपको प्रिवेंशन के लिए, अर्ली डिटेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जैसे ब्रेस्ट कैंसर के लिए सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें कि अगर आपको कहीं भी गांठ महसूस होती है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। बाकी 45 ईयर्स की एज के बाद हर रेगुलर आपको मैमोग्राफी करानी चाहिए, एक्सरे होता है ब्रेस्ट का जिसमें कि कैंसर पिकअप हो सकता है, 45 ईयर्स के एज के बाद लेडीज़ को कराना चाहिए। इसी तरीके से जिनकी फैमिली में कोलन कैंसर या पेट के कैंसर की हिस्ट्री है तो उनको रेगुलर एंडोस्कोपी करानी चाहिए आफ्टर एज ऑफ लाइक 40 ईयर्स और सो। आपको रेगुलर चेकअप कराना चाहिए। एंडोस्कोपी से गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट देख सकता है कि अंदर कोई ट्यूमर वगैरह तो नहीं डेवलप हो रहा, और अर्ली स्टेज पे पकड़ा जा सकता है। इसी तरीके से अगर किसी की तबीयत ठीक नहीं है, जैसे बच्चा है और उसको बार बार बुखार हो रहा है या उसमें खून की कमी है, तो उसके ब्लड टेस्ट होने चाहिए। कई बार खून का कैंसर इस तरीके से पकड़ा जा सकता है जल्दी से। कहीं भी गांठ किसी को भी कभी भी महसूस हो तो उसको हल्के में ना लें, उसको अगर वो कुछ हफ्तों से वहाँ पे मौजूद है और वो बढ़ती ही जा रही है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं ताकि वो उसकी बायोप्सी कर सके और उससे पता चल सके क्या है। नियरली 1/3 ऑफ कैंसर्स अगर वो अर्ली स्टेज में पकड़े जाएं तो बिल्कुल क्योरेबल होते हैं और वो आसानी से ठीक हो जाते हैं। जस्ट ऑपरेशन ही करना होता है, ज़्यादातर कीमो वगैरह की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, डॉक्टर शर्मा आप कुछ कह रहे थे, बताइए। मैं कई बातें कह रहा था, मैडम ने जो बात बताई यूरोप के बारे में, हम लोग बहुत सारी चीज़ें अपनी भूल गए हैं। यूरोप में, साउथ यूरोप में कैंसर्स कम इसलिए होते हैं कि बार्ली, फ्रूट्स, ऑलिव एंड हनी। अब हनी का तो प्रचार हो रहा है, शुद्ध हो या अशुद्ध हो। बार्ली मतलब जौ हम भूल गए। कैलॉग्स हमें बता रहा है जौ का कॉर्नफ्लेक्स, क्यों भूल गए? सत्तू भूल गए हैं हम, इसीलिए मिलेट ईयर घोषित किया गया। ये अभी किया है। अच्छा, तीसरी चीज फ्रूट्स के बारे में। अब फ्रूट्स के में एक प्रॉब्लम आ गई, वही इंसेक्टिसाइड का है? और हनी है, फ्रूट्स है। ऑलिव की खेती हमें शुरू करनी चाहिए। करोड़ों रुपए का ऑलिव ऑयल और ऑलिव इंपोर्ट होता है। हमारे देश की जलवायु इतनी महान है कि हम ऑलिव कर सकते हैं। शायद राजस्थान में प्रोजेक्ट भी शुरू हुआ था, मुझे नहीं मालूम उसका क्या। मेरे पास हैं करीब 20 ऑलिव प्लांट्स और ऊटी में ऑलिव डेवलप किया जाता है। उसको हमें प्रमोट करना है कि ऑलिव में ओलियोरेजिन करके कैंसर प्रोटेक्टिव होता है। जहाँ तक समोसे की बात है, बच्ची एक बात भूल गई पूछना कि इसमें फैट कितना जा रहा है मेरी बॉडी में, कैलोरी कितनी जा रही है। ये बच्चे भूल जाते हैं जब तली हुई चीज़ें लेते हैं। इटली में मेरी भाभी ऑलिव ऑयल में एक बार चीज़ें तल के फेंक देती थी। हमें लगता है इतना महंगा ऑलिव ऑयल है, हम शायद यहाँ अफोर्ड नहीं कर सकते, तो शायद मैडम ने कहा है कि 2 बार करना। पर सवाल ये होता है, जो लड़का कह रहा था कि पैनक्रियाटिक कैंसर इतना डिले में, ऐसी बात नहीं है। पहले वो कहता है मेरे पेन हो रहा है, अपच हो रहा है। लोग अस्पताल जाने से डरते हैं, और अस्पताल जाने से इसलिए डरते हैं कि भीड़ भड़क्का है, डॉक्टर 50 इन्वेस्टिगेशन देगा, ये कर देगा, होगा। देखिए, यदि लक्षण है, कंप्लेंट है, तो उसे दबाइए मत, उसे जाके अस्पताल से चेकअप कराइए। और ख़ास तौर से जब आपने शुरू में ही घोषणा कर दी है कि कैंसर एक महामारी के रूप में आ सकता है, डॉक्टर साहब ने कहा, ये बात सच है। आप मेरे अस्पताल में आके देखिए किस उम्र के लोग, कितने सारे लोग कैंसर लेके आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि, और वो भी लेट स्टेज में आ रहे हैं
क्योंकि जानकारी की कमी है, लापरवाही, अनदेखी है। तो यदि आपको इन सब रोगों से बचना है, पारिवारिक दुख से बचना है, तो कंप्लेंट हो, फैमिली डॉक्टर के पास चले जाइए, उसको वो इन्वेस्टिगेशन करेगा, वो करा लीजिए। पीछे हटेंगे यानी तो अगर सिम्टम्स हैं तो ये नहीं कि बस ओवर द काउंटर जो दवाएं खा ली, लक्षण दब गए और उसे आपने इग्नोर किया। लक्षण अगर हैं तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना जरूर। तो बिल्कुल उसको रोका जा सकता है। जी, एक जो प्रिवेंशन का मुझे नज़र आता है कि यंगर एज में स्मोकिंग और जो तंबाकू और खैनी वगैरह खाना बहुत बढ़ता जा रहा है। कुछ एरियाज में तो ड्रग्स की बहुत प्रॉब्लम है। पंजाब की साइड आप देखिए, वहाँ कितने कैंसर के केसेस भी बढ़ रहे हैं। तो आप सही कह रही है। हमारा एक PHI प्रोजेक्ट फरीदाबाद के स्कूल्स में चल रहा है, जिसमें कि हम ओरल हेल्थ के लिए कर रहे हैं कि मिस आयुर्वेदा जो हम टूथपेस्ट या माउथ वॉश वगैरह देते हैं, तो उसमें जब हम रूटीन चेकअप कर रहे हैं तो 14-15 साल के बच्चे में जो ऐसे लक्षण मिल रहे हैं, और जब आप उनसे पूछते हैं तो वो ये तंबाकू वगैरह खाते हैं। 2 छोटे छोटे बच्चे मिलके, मीन्स 4th स्टैंडर्ड और 8th स्टैंडर्ड का बच्चा मिलके चोरी से घर से बाहर आके खाते हैं और पेरेंट्स को पता भी नहीं होता। आई थिंक कैच देम यंग, मीन्स उनको स्कूल में भी ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम हमें करने होंगे, या NGOs या हमारे डॉक्टर्स के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और जब तक हम यंगर जनरेशन को अवेयर नहीं करेंगे, तो जो बताया डॉक्टर साहब ने कि आने वाले साल में और 50% बढ़ेगा, तो आई थिंक दैट कैन बी मोर ऑल्सो, जैसा कि और बहुत सारे रोगों के साथ हो रहा है। बिल्कुल। मैं एक स्कूल कैंसर एजुकेशन के बारे में बताना चाहता हूं, जो दिल्ली सरकार ने आज से 20 साल पहले किया था। मैंने किताब लिखी थी, कैंसर की कहानी जो है बच्चों को सुनानी, और उस बुक के थ्रू हम सीधे बच्चे के पेरेंट्स के बेडरूम में पहुंच गए थे। अच्छा। और उसका नतीजा ये हुआ कि इतनी इंक्वायरीज आई कि हम थोड़ा फ्लडेड हो गए थे कि कैसे बच्चों को। इसी तरह से ICMR और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के डॉक्टर नवनीत कौर ने एक प्रेजेंटेशन में बताया था कि न कि सिर्फ बच्चे, उसमें से कितने परसेंटेज, लार्ज परसेंट, 56% बच्चे, टीचर्स जो थे वो टोबैको एडिक्ट थे। तो हमें एक तो स्कूल हेल्थ का प्रोग्राम और उसकी मुहिम बहुत तेज़ी से चलानी पड़ेगी। स्कूल हेल्थ का मतलब ये है कि कैंसर ही नहीं, ओबेसिटी के कारण जो हार्ट प्रॉब्लम्स यंगस्टर्स में हो रहे हैं, डायबिटीज़ है, सर पीडियाट्रिक कैंसर के बारे में बताए। स्कूल में टीचर्स को और पेरेंट्स को एजुकेट करना होगा कि यदि बच्चा थोड़ा सा डाउन है, खेल नहीं रहा है, एक्टिविटी नहीं है, मसूड़ों से खून आ रहा है मंजन करते वक्त, ये सारा एजुकेशन हमने उस बुक के थ्रू दिया है। तो हमें स्कूल हेल्थ एज ए सब्जेक्ट इंक्लूड करना पड़ेगा प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पे, बिकॉज हेल्थ इज अ बिग थ्रेट इन दिस कंट्री, और इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बहुत तरह के लोग कहेंगे कि ये सब्जेक्ट भी ऐड करो, योगा भी ऐड करो, फलाना भी ऐड करो, पर जब जान है तो जहान है। बिल्कुल। जब सबसे बड़ी युवा आबादी जिस देश में है, जनसंख्या के लिहाज से भी हमारा देश काफ़ी बड़ा है, ऐसे में जागरूकता भी उसी लेवल पर कहीं ना कहीं, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि बचपन से ही ये बच्चों में जागरूकता लाने की ज़रूरत आज देश में भी दिखाई दे रही है। 2 और कॉलर हैं। अमृत ने हरियाणा से कॉल किया है, विशाल पंजाब से जुड़े हैं। अमृत और विशाल, आप दोनों का स्वागत है। अमृत, आप पहले सवाल पूछिए। मैम, मेरा क्वेश्चन डॉक्टर मनोज से है। जी। मेरी मदर को पिछले साल जनवरी में कैंसर हुआ था। उनका ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हो गया, अब वो बिल्कुल ठीक है, बट उन्होंने 20 किलो अपना वजन कम किया था। कैंसर के साथ साथ उनको मल्टीपल प्रॉब्लम्स थी, जैसे उनको हार्ट पेशेंट थी और शुगर लेवल भी 500 क्रॉस कर गया था। अब वो ठीक है शुगर लेवल, बट उनको अर्थराइटिस की भी प्रॉब्लम है और थायराइड की भी प्रॉब्लम है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि किस किस टाइम में, कितनी कितनी ड्यूरेशन के बाद हमें उनका रूटीन चेकअप कराना चाहिए ताकि उनको कैंसर दोबारा ना हो। ठीक है। उनका एक ब्रेस्ट का ऑपरेशन हो चुका है, तो मतलब मेरे को ये है कि मतलब कहीं और किसी और मतलब बॉडी पार्ट में कैंसर ना फैल जाए या कुछ। ठीक है, ठीक है अमृत। बेटा, आपको तो डॉक्टर ने बताया होगा कि कितने महीने पे आना है। आप ऐसा मेरे से सवाल क्यों पूछ रहे हो? हर कैंसर का डॉक्टर इलाज के पहले 1 महीने पे रिव्यू होता है, फिर उसके बाद 1 महीने के बाद दूसरे 2 महीनों पे रिव्यू होता है, फिर हर 3 महीने पे जाया जाता है, और जब 3 साल पूरे कर लेते हो तो फिर 6-6 महीने पे होता है, जब 5 साल पूरे कर लेते हो तो हर साल होता है। और ब्रेस्ट कैंसर के केस में तो आपको एक डॉक्टर के पास ही नहीं जाना है, उनका क्या कहते हैं थायराइड रिव्यू कराना है, हाइपरटेंशन रिव्यू कराना है, डायबिटीज़ रिव्यू करानी है।
मैं ये कह रहा हूँ कि अब हमें आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता हो गई है। दिल्ली में ब्रेस्ट कैंसर इतना बढ़ गया है इसलिए क्योंकि यहाँ की बच्चियाँ जो हैं वो ओवरवेट हैं। हमें उसकी ज़रूरत है कि हम उनको किस तरह से डाइटरी हैबिट्स को सिखाएं और वे वेट कंट्रोल करें। इतनी सारी प्रॉब्लम्स कहीं बच्चा जन्म से तो लेके आता नहीं ना, हम तो लाइफस्टाइल से ये सब डेवलप करते हैं। तो इसलिए इन सारे डॉक्टर्स के पास तुम्हें बार बार जाना होगा, उसमें तुम कोताही मत करना। कैंसर के डॉक्टर के पास जाओगे तो वो पेट स्कैन जैसे रिव्यू कराएंगे ब्रेस्ट कैंसर के केस में, दूसरे एग्जामिनेशन करेंगे और उससे बता देंगे कि आगे फर्दर इलाज क्या करना है। बिल्कुल, हो सकता है अमृत एक सेकेंड ओपिनियन लेना चाह रही हूँ कि जो डॉक्टर्स बता रहे हैं उसमें और क्या एहतियात बरत सकते हैं, इसलिए उन्होंने सवाल किया। आप कुछ कह रहे हैं डॉक्टर यादव? नहीं, मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जब भी परिवार में किसी को कैंसर होता है तो एक तो ये है कि उसका इलाज कराना है और रेगुलर चेकअप्स के लिए जाना है। दूसरा ये भी है कि कुछ कैंसर्स और फैमिली मेम्बर्स में ना हो, तो उसके बारे में भी प्रिवेंशन के लिए सोचना चाहिए। तो ब्रेस्ट कैंसर कैन रन इन द फैमिलीज, तो स्पेशल टेस्ट होते हैं जो उस बायोप्सी में करे जा सकते हैं कि क्या ये जेनेटिक रिस्क है या नहीं उस पेशेंट को जिसको ब्रेस्ट कैंसर हुआ है। जैसे अमृत खुद भी महिला है, जेनेटिक है तो उनके बच्चे को, उनकी बेटी को भी आगे चल के ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क हो सकता है। किस एज के बाद और कब अपना नहीं, उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और डॉक्टर बताएंगे कि आपको जेनेटिक रिस्क है या नहीं। उनकी मदर में टेस्ट करके वो बता सकते हैं कि जेनेटिक है कि नहीं है। इसी तरीके से रेटिनोब्लास्टोमा, बच्चों में आईज का ट्यूमर होता है जो कि जब आप फ्लैश फोटोग्राफी करते हैं, जब बच्चे की फोटो खींचते हैं तो उसमें से आईज ब्लैक की जगह व्हाइट दिखती है, आंख के अंदर सफेद सफेद कुछ चमकता है, वो ट्यूमर चमकता है जब फ्लैश पड़ता है। तो अगर आपने बच्चे की जब भी फोटो खींचे तो जरूर देखेंगे उसकी आंख कैसी दिख रही है। अगर आंख के अंदर कुछ सफेद दिख रहा है तो मतलब ट्यूमर हो सकता है, डॉक्टर के पास जाएं और ऑपरेशन से वो ठीक हो सकता है, उसका जल्दी पिकअप हो सकता है। और रेटिनोब्लास्टोमा भी फैमिली में रन कर सकता है। अगर एक आंख में हुआ तो कुछ समय का दूसरी आंख में भी हो सकता है और अगले बच्चे को भी हो सकता है। और बोन ट्यूमर्स का रिस्क भी उनमें ज़्यादा होता है। जिसके एक फैमिली में एक आंख का ट्यूमर हो, उस फैमिली में या उसी बच्चे को एक और कैंसर हो सकता है आगे चल के। अच्छा। तो इस तरीके से जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं। सार्कोमाज, जो सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमाज, जो हाथ पैरों में ट्यूमर्स होते हैं, ये अगर यंग एज में हो, लेस देन से 40 ईयर से पहले की उम्र में अगर परिवार में 2 लोगों को हुआ है सार्कोमा, तो उनको लीफ-रेमेनी सिंड्रोम एक तरीके का जेनेटिक रिस्क फैक्टर होता है जो फैमिलीज में और लोगों को भी कैंसर हो सकता है। तो एक सिंपल जेनेटिक टेस्ट होता है, जिनको कैंसर हुआ उनमें हम देख सकते हैं क्या उनको लीफ-रेमेनी सिंड्रोम की म्यूटेशन है या नहीं है जेनेटिक। अगर है तो बाकी फैमिली मेंबर्स को भी हम वो टेस्ट कर सकते हैं। अगर वो भी पॉजिटिव है तो उनमें रिस्क है आगे चल के कैंसर होने का। तो इस तरीके से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, उनको अर्ली चेकअप कर सकते हैं, उनका इलाज कर सकते हैं। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट। अभी मेरी बेटी ने भेजा है एक यूट्यूब, वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में फैमिली हेरिडिटरी कैंसर कहा जाता है, अनुवांशिक कैंसर, उसकी रजिस्ट्री खोली जा रही है। अच्छा। और वो अभी वायरल होगी उसका अनाउंसमेंट हर लैंग्वेज में। डॉक्टर राजा प्रामाणिक हैं जो कि इसके इंचार्ज हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, डॉक्टर अतुल शर्मा के संरक्षण में ये हो रहा है। और इसके YouTube में भेजे जाएंगे, एक वेबसाइट दिया जाएगा और उसके आधार पे आप उस वेबसाइट पे जो क्वेश्चनएयर है उसको आंसर करेंगे। और उसके अभी शुरुआत में उन्होंने ओवेरियन और ब्रेस्ट कैंसर के लिए ये वेबसाइट चालू किया है। बाद में दूसरे रेटिनोब्लास्टोमा है, सर ने जो आज सुबह वो मुझे पढ़ा रही थी क्योंकि मुझे इग्नू के लिए एक 3 मिनट का वो लिखना था। तो उसमें यही है कि यदि मान लीजिए पेशेंट जो ब्रेस्ट कैंसर है उसकी नानी, उसकी माँ, उसकी मासी या उसकी भांजी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो वहाँ सस्पिशन बढ़ जाता है ओवेरियन कैंसर का, कोलोरेक्टल में। तो अब ये हेरिडिटरी कैंसर रजिस्ट्री वैसे तो अडयार मद्रास में, चेन्नई में आज 10-15 साल से है, पर जिन लोगों के घर में ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, पैनक्रियाटिक कैंसर या किसी बच्चे के रेटिनोब्लास्टोम का इलाज हो चुका है, ये बच्चे बड़े इंटेलिजेंट होते हैं। और बोन ट्यूमर्स जो सर ने जो लिस्ट बताई है, यदि हो चुके हैं तो उन कैंसर्स को जाके रजिस्टर कराएं। आप कहेंगे साहब रजिस्टर करा के पैनिक हो जाएगा कि अरे हमारी तो फैमिली में कैंसर है, अब किसका वो नंबर आने वाला है, उसका अब किसका नंबर आने वाला है। ऐसा नहीं है। ऐसा होने से क्या होता है कि एक तो जो प्रिकॉशन इतनी हो जाती है कि जो दूसरे कैंसर कारक
हैं, जैसे डाइट है, स्मोकिंग है, फलाना है, दिमाग है, आदमी उससे सचेत हो जाता है और उनके कारण कैंसर नहीं होता। और दूसरा, आदमी थोड़ा सा ये सचेत होकर कहता है कि भाई मुझे अपने चेकअप कराते रहना चाहिए, कि कुछ एक जो अनुवांशिक हेरिडिटरी कैंसर्स होते हैं वो थोड़ी अर्ली एज में आ जाते हैं। हाँ, जैसे तो उसकी प्रिकॉशन लेके वो कम से कम अपने चेकअप कराते हो। आपने वो एंजेलिना जोली का सुना होगा, वो एक अदर पराकाष्ठा है कि उसने दोनों अपने स्तन कटवा दिए, पर उसकी नौबत आनी नहीं चाहिए। उसने शायद पब्लिक में ये मैसेज देने के लिए किया था कि यदि हेरिडिटरी कैंसर है तो जागरूक रहो, ये नहीं कि अपने स्तन ऑपरेट करवा दो। बिल्कुल। डॉक्टर आप कुछ ऐड कर रहे थे? बस यही कह रहा था कि भाई अगर ब्रेस्ट कैंसर है और जेनेटिक है, BRCA1 जीन एक टेस्ट होता है, अगर वो पॉजिटिव है जिस पेशेंट में, तो बाकी फैमिली मेंबर्स को स्क्रीन किया जा सकता है और उनमें भी वो जेनेटिक म्यूटेशन पाई गई है तो जैसे एंजेलिना जोली ने किया कि अपनी ब्रेस्ट रिमूव करवा दी, वो भी एक एक्सट्रीम ऑप्शन है जैसे डॉक्टर साहब ने बोला। बिल्कुल। तो ये बहुत अहम बातें जो डॉक्टर यादव, डॉक्टर शर्मा ने बताई हैं, अमृत और अमृत जैसे और भी तमाम जो लोग हैं, कि अपने परिवार में अपनी माँ का ख्याल तो रखिए ही, साथ ही अपना भी पूरा ख्याल रखिए और परिवार के जो बाकी सदस्य हैं जो जरूरी टेस्ट हैं वो अपने लिए भी जरूर करवाएं। विशाल ने पंजाब से कॉल किया है। विशाल, आपका स्वागत है, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार सर। नमस्कार, बताइए। मेरे ना लेफ्ट आर्म में नोट्स हैं, कुछ गांठ सी हैं, तो वो जब मैं दबाता हूँ तो थोड़ी सी पेन करती है, अदरवाइज मेरे को कोई पेन नहीं है उसकी। क्या ये कैंसर की नोट्स हो सकती हैं? ये कब से हैं आपको? हो गए होंगे इसको 8-10 साल। आपने अभी तक दिखाया नहीं है? नहीं, मेरे को ये नॉर्मली लगा तो आज मैं वैसे ही देख रहा था। ठीक है डॉक्टर, जल्दी से आप बताएं, जो आम में 10 साल से कोई गांठ है तो आमतौर पे जो 2 तरीके के ट्यूमर्स होते हैं, एक बिनाइन ट्यूमर और एक मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन होते हैं जो बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं और आमतौर पे वो ऑपरेशन से ठीक हो जाते हैं और ज़्यादा रिस्क नहीं होता, वो फैलते नहीं हैं तो जानलेवा नहीं होते हैं। और मैलिग्नेंट कैंसर होते हैं जो तेज़ी से बढ़ते हैं और पूरे शरीर में फैल सकते हैं। तो जैसे कह रहे हैं, अगर 10 साल से ये गांठ है तो कम चांस है कि ये मैलिग्नेंट होगी, पर कुछ गांठें शुरू में बिनाइन रह सकती हैं और बाद में मैलिग्नेंसी में कन्वर्ट हो सकती हैं। तो इट्स बेटर कि वो डॉक्टर के पास जाएं और इसकी बायोप्सी करवाएं ताकि पता चल जाए ये किस चीज़ की गांठ है और उसके बाद डॉक्टर एडवाइस करें। मुझे तो लगता है ये खाते पीते परिवार के हैं, ये चर्बी की तिजोरियां हैं। तुम धीरे से हिला के देखो, चमड़ी के नीचे हिलती होंगी, पर डॉक्टर साहब ने जैसे बताया एक बार चेकअप जरूर कराना जाके है। और यदि इनका साइज बढ़ने लगे तो इनको जाके दिखाना और थोड़ा अपने डाइट पे कंट्रोल करो। लगता है घी और तेल और ये सब बहुत खाते हो मुझे लगता है। बिल्कुल। तो वजन देखना कितना है तुम्हारा। बिल्कुल विशाल, एक बार जरूर डॉक्टर को दिखाएं और जरूरी जो चेकअप है वो कराएं। डॉक्टर राजगोपाला, जो दोनों डॉक्टर्स ने भी जिस बात का जिक्र किया, मोटापा भी एक महामारी बन रहा है, तमाम देशों में बहुत बड़ी चुनौती है और वो भी सीधे सीधे खान पान से, लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है। साथ ही एक जो कॉलर ने कॉल किया था कि जो सब्जियां और फल हैं क्या उन्हें कच्चा खा लिया जाए, तो इसको लेकर भी आप क्या सही तरीका है इन्हें खाने का और मोटापा दूर रखा जाए, इसके लिए और क्या उपाय है जो आयुर्वेद बताता है? देखिए, आयुर्वेद में जो फलों को कच्चा खाने का बताया वो तो एक सीमित प्रमाण में खाया जा सकता है, लेकिन लीफी वेजिटेबल्स को कच्चा खाने के लिए मना किया गया है। उसको हल्का सा घी या तेल में भून के खाना चाहिए। और जो वेस्टर्न उसमें हम इम्पैक्ट में अगेन सैलेड्स जो है वो कच्चे, जैसे कि कैबेज है या लेट्यूस है, ये सब खा रहे हैं। और कैबेज में ही जैसे अगर कीड़ा है अंदर, उसको पकाया नहीं, कच्चा खाने से ही बीच में सिस्टिक सर्कोसिस के केसेस बहुत रिपोर्ट हो रहे थे। तो इसलिए जो लीफी वेजिटेबल्स है, जो हरी सब्जियां हैं, उन्हें पका के हल्का उबाल के भून के पका के खाना चाहिए। और फ्रूट्स कुछ अमाउंट में ज़रूर होना चाहिए हमारे खाने में। और आयुर्वेद के हिसाब से हम आंवला है, अनार है, अंगूर है, जो पित्त और रक्त की शुद्धि करते हैं, वैसे वाला आहार जो द्रव्य हैं ये वाले हमें खाने चाहिए। अच्छा, मैंने डॉक्टर राजगोपाला बहुत सुना है, कई लोग अदरक और गाजर के जूस को बहुत बताते हैं कि अगर किसी की फैमिली में भी है, तो मैंने कुछ केसेस ऐसे देखे हैं वो अदरक अच्छी मात्रा में खाते हैं, गाजर का जूस बहुत पीते हैं, तो ये चीज़ें मदद करती हैं कहीं? अदरक जो है वो पाचन में बहुत अच्छा इफेक्ट करती है। और जो कैंसर के कारण में हमारे आयुर्वेद के हिसाब से अगर हम देखें तो पाचन सबसे पहले खराब होता है और जब रस धातु की दुष्टि होती है, और अदरक जो है उसी पे काम करती है, तो वो पाचन को इम्प्रूव करती है। और यही आम जो है इन्फ्लेमेशन का कारण है या शोथ का कारण है। अगर हम इसको शुरू में ही ठीक करेंगे तो ये मीन्स प्रिवेंशन में काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर सकता है। इसीलिए
जब हम कैंसर के पेशेंट्स में सिम्टम्स को भी ट्रीट करते हैं तो पहले हम उसका पाचन ही इम्प्रूव करते हैं और उसके बाद हम उसको दूसरी ड्रग देना शुरू करते हैं, जैसे हल्दी है या तुलसी है या अश्वगंधा है, गुड़ूची है, जो कि इम्यूनोमॉड्यूलेटर के रूप में अभी एस्टैब्लिश हो चुके हैं। ऐसी ड्रग्स को देना हम बाद में शुरू करते हैं। पहले जो है पेशेंट का जो अग्नि है या डाइजेशन पावर है उसको इम्प्रूव करते हैं। इनफैक्ट गार्लिक अप्रूव हो गया है एज ए ड्रग विच कैन कंट्रोल वॉमिटिंग इंड्यूस्ड बाय कैंसर कीमोथेरेपी। अच्छा। तो कीमोथेरेपी से उल्टी जैसा लगता है तो गार्लिक उसका ट्रीटमेंट है और उसकी कैप्सूल्स भी आ गए हैं मार्केट में। अच्छा, ओके, ठीक है। और गार्लिक को लेने का भी कोई तरीका है, अगर मान लीजिए कैप्सूल नहीं ले रहे हैं? देखो, डाइट हमेशा बैलेंस डाइट होनी चाहिए, सब कुछ खाना चाहिए बैलेंस मात्रा में, इट इज हेल्पफुल। बिल्कुल। बाकी ज्यादा अगर गार्लिक भी खाएंगे तो उससे भी नुकसान होगा। आयुर्वेद के हिसाब से गार्लिक क्योंकि उष्ण माना गया है तो उसको हम दूध में पका के देते हैं। अच्छा। और कम क्वांटिटी में, जैसे सुबह के टाइम एक पेशेंट रूटीन बना ले जिसको कैंसर हो चुका है या होने की टेंडेंसी है, तो एक प्रिवेंटिव अगर वो लेना चाहता है तो जैसे लहसुन की 4-5 कलियां एक छोटे ग्लास दूध में और थोड़ा पानी मिला के उबाल के वो पी सकते हैं। ये वाला जो फॉर्मुलेशन हम लोग पेशेंट्स को, जो कार्डियक पेशेंट्स हैं, उनको भी उनके रूटीन में बताते हैं, बिकॉज इट कोलेस्ट्रॉल के लिए भी बोला जाता है। इट वर्क्स एज ब्लड थिनर आल्सो, मींस एस्पिरिन की जगह हम लोग ऐसी चीजें उनको डाइट में बताते हैं। बिल्कुल। मैं करेक्शन करना चाहूंगा, जिंजर कहना चाह रहा था, गार्लिक नहीं। जिंजर से वॉमिटिंग कंट्रोल होती है। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं ये बीच में ठीक है। लेकिन गार्लिक के भी अपने कहीं ना कहीं उपयोग हैं जो किए जा सकते हैं, जैसा आपने अभी बताया। एंटीएमेटिक उसकी प्रॉपर्टी है, इट्स प्रूवन। और उसको नींबू में मिला के भी अगर आप देंगे, नींबू और थोड़ा सा काला नमक लेंगे तो तुरंत जो वॉमिटिंग का सेंसेशन है वो रुक जाए। ठीक है। ये आज 4 फरवरी के अवसर पे हमने एक पोस्टर लगाया है, उसकी थीम है कैंसर जो भोजन जो कैंसर कराए और भोजन जो कैंसर से बचाए। दूसरा पोस्टर है वानिकी एवं खेती जो कैंसर से बचाए। और उसके लिए आपको एक अलग प्रोग्राम करना होगा, डॉक्टर साहब को बुलाइएगा। बहुत बड़ा टॉपिक है। वनौषधि चंद्रोदय करके भारत में ही इतनी वॉल्यूम्स लिखी गई हैं, इतनी जड़ी बूटियां हैं हमारे देश में कि जो कि रोगों से मुक्ति और त्राण दिलाती हैं और कैंसर से त्राण दिलाती हैं। ये इंदौर में भानपुरा में पब्लिश होती थी, अभी तो शायद इस पे अमेज़न पे मिलने लगी है। तो इसकी भी जानकारी का थोड़ा प्रचार करना चाहिए। हम लोग लाइफस्टाइल के बारे में बात करते हैं, पर आयुर्वेद में जो कैंसर प्रिवेंटिव वो हैं पदार्थ हैं जो कि प्रकृति हमें अमूल्य रूप से देती है, उसके बारे में भी चर्चा के लिए एक आप अलग प्रोग्राम रखिए। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर इस पर हम बात करेंगे। अगले कॉलर की तरफ रुख करते हैं। सीमा ने कॉल किया पंजाब से। स्वागत है सीमा आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या सवाल है आपका, पूछिए। सीमा एक बार में सवाल पूछिए। मैडम मेरे बच्चे को ना 3 महीने पहले इन्फेक्शन हुआ था। हाँ बताइए। फिर डॉक्टर ने तब ना डॉक्टर को दिखाया था, इसके कान के पीछे और गर्दन में गांठें थी। ठीक है, कितना बड़ा बच्चा है आपका? हाँ जी। फिर उस डॉक्टर ने बोला कि जो इन्फेक्शन के कारण इसकी गांठें हैं। आपका बच्चा 3 महीने का है? नहीं मैम, अभी तो साल का हो गया। हाँ। 3 महीने पहले इसको हुई थी इन्फेक्शन। ठीक है ठीक है, बताइए डॉक्टर ने क्या क्या बताया? हाँ मैम, वो गांठें ना ठीक ही नहीं हो रही। मैं जब भी जाती हूँ डॉक्टर हर महीने बुला लेता है इसको, कहता है इसमें ब्लड की कमी है, ब्लड की कमी है। ठीक है सीमा, मैं डॉक्टर से बात करवा रही हूँ। डॉक्टर यादव, आप सीमा से कुछ और पूछना चाहेंगे? नहीं, और कुछ नहीं पूछना है। तो बच्चों में गर्दन में गांठें आमतौर पे पाई जाती हैं और ये गांठें हमारे लिम्फ नोड्स होते हैं, गिल्टियाँ होती हैं, जो कि जब भी बच्चे का गला खराब होता है या कुछ इन्फेक्शन होता है तो उसको फाइट करने के लिए फूल जाती हैं और ये थोड़े समय में ठीक हो जाती हैं। तो अगर ये गांठें परसिस्ट करती हैं कि भाई ये ठीक नहीं हो रही या ये फूलती जाती हैं, साइज़ में बढ़ रही हैं, तो ज़रूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जैसे ये कह रही हैं कि अगर ये 2-3 अगर एक महीने भर से या कुछ हफ्तों से गांठ ठीक नहीं हुई है और डॉक्टर पहले एंटीबायोटिक देता है और एंटीबायोटिक से भी ना ठीक हो तो उसकी फिर बायोप्सी करनी पड़ती है जानने के लिए किस चीज़ की गांठ है, क्योंकि बच्चों में कई बार लिम्फोमा नामक एक बीमारी होती है, वो हो सकती है। लिम्फोमा गिल्टियों का कैंसर होता है, वो हो सकता है। पर मुझे लगता है कि इस बच्चे को मोस्ट लाइकली इन्फेक्शन की वजह से ही होगा और ये ठीक हो जाएगा, पर डॉक्टर के पास दिखाना है। हाँ ठीक है। रश्मि ने उत्तर प्रदेश से कॉल किया। रश्मि स्वागत है, जल्दी से प्रश्न पूछिए अपना। रश्मि आप सवाल पूछ सकती हैं।
ठीक है, लगता है रश्मि इस समय कॉल पर नहीं है। डॉक्टर शर्मा, तमाम और अगर आप मोटे तौर पर बातें बताएं, क्योंकि आपने बहुत सारी बातें कही और कहा भी है कि ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं खासकर खान पान को लेकर जिन पर अलग से बात होनी चाहिए। कुछ और ऐसे पॉइंटर्स जो आप कैंसर को लेकर लोगों को बताना चाहें, जो 3-4 पॉइंट्स में हो। देखिए, जो लोग अंग्रेजी पढ़ सकते हैं वो तो तमाम वेबसाइट्स अवेलेबल हैं। दुनिया भर की चीज़ों के लिए हम वेबसाइट्स खोलते हैं, गूगल खोलते हैं, ये देखते हैं। आप कैंसर के ऊपर पहले वेबसाइट देखिए, आपको बहुत अंग्रेज़ी में भी इंफॉर्मेशन और शायद अब हिंदी में भी मिलेगी। जिनकी एक्सेसिबिलिटी नहीं है, जो दिल्ली में रहने वाले हैं, उनका स्वागत है दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में। आइए, हम आपको कैंसर के ऊपर मुफ्त में किताबें देंगे, आपको पोस्टर्स देंगे, मिनी पोस्टर्स देंगे। आप चाहें तो अपने गांव और दूर दराज एरिया में उनको लगा के प्रचार करके जागरूकता पैदा करें। उनकी जागरूकता से जो भीड़ आएगी उसे हम झेल लेंगे, कम से कम उसमें से कैंसर वालों से को हम बचा तो सकेंगे। पहली ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जागरूकता प्राप्त करिए, किताबें ले जाइए, हम मुफ्त में दे रहे हैं आपको। एड्स से हुए कैंसर, धुएं से हुए कैंसर, बुजुर्गों में पाए जाने वाले कैंसर, बच्चों में पाए जाने वाले कैंसर, महिलाओं में पाए जाने वाले कैंसर, स्तन कैंसर, गर्भाशय मुख का कैंसर, इन सब विषयों पे हमने किताबें लिखी हुई हैं और हम लोग फ्री बांट रहे हैं और लोग उठा के पढ़ते भी हैं और सवाल भी पूछते हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको क्रिकेट देखने में बड़ा मज़ा आता है, स्टॉक मार्केट देखने में बड़ा मज़ा आता है, राजनीति की खबरें सुनने में बड़ा मज़ा आता है, पर आपने कभी ये डिमांड की है कि हमारे लिए और हेल्थ प्रोग्राम्स हों और जो और रेगुलरली दिखाए जाएं ये हेल्थ प्रोग्राम्स? तो हेल्थ प्रोग्राम्स के लिए आप पब्लिक की तरफ से जब डिमांड आएगी तो बड़े अच्छे अच्छे स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं। दुर्भाग्य ये है कि आज डॉक्टर्स रोल मॉडल नहीं हैं। आज क्रिकेटर्स, पॉलिटिशियंस, फलाना, बिजनेसमैन, ये रोल मॉडल्स हैं। क्यों? सोशल मीडिया, क्योंकि वो तो आपको हेल्थ प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो आप डॉक्टर्स को बुलवाइए और अपनी हेल्थ के कैंसर ही नहीं, दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम्स का भी सोल्यूशन पाइए। बिल्कुल। डॉक्टर यादव, आप क्या बताएंगे? और कुछ बच्चों में, जब बच्चों की हम बात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि तमाम बच्चे बहुत वीक इम्यूनिटी के साथ ज़िंदगी जी रहे हैं, और जब कोमॉर्बिडिटी की बात होती है, बच्चों में भी आजकल देखा जा रहा है बहुत सारी दिक्कतें हैं जो छोटी उम्र में ही उन्हें घेर रही हैं। ऐसे में कैंसर का एक और खतरा, क्या किया जाए? एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज मैं इस प्रोग्राम के ज़रिए आम जनता को देना चाहता हूँ कि बड़े लोगों में जब भी कैंसर होता है तो उसको ठीक करना काफ़ी मुश्किल रहता है। अच्छा। ज़्यादातर हम बड़े लोगों को बचा नहीं पाते अनलेस कि वो अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाए। बच्चों में बिल्कुल इसका उल्टा है। बच्चों में किसी भी स्टेज में मिले, इवन लेट स्टेज का कैंसर भी मिले, हर तरीके के कैंसर ज़्यादातर क्योरेबल हैं। 80% से ज़्यादा बच्चे कैंसर से आज की डेट में ठीक करे जा सकते हैं विद प्रॉपर ट्रीटमेंट, वो ठीक हो जाते हैं। तो बच्चों में ब्लड कैंसर सबसे कॉमन बीमारी होती है, और उसके अलावा ब्रेन ट्यूमर और कुछ अदर लिम्फोमास और कुछ और ट्यूमर्स होते हैं जो कि सब ट्रीटमेंट से काफ़ी क्योरेबल हैं। तो मेन मैसेज आपको ये देना है, किसी भी बच्चे को कभी भी अगर कैंसर डायग्नोज होता है, नेवर गिव अप, होप नहीं ख़त्म करनी है। आपको हॉस्पिटल जाना है, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है, और उससे बहुत अच्छा चांस है कि बच्चा हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो बच्चों में आपको करने चाहिए ताकि उनको कैंसर ना हो। तो उसमें जो वैक्सीनेशन होती है, चाइल्डहुड वैक्सीनेशन, बच्चों की सारे टीके लगवाने हैं, और उसमें एक टीका होता है हेपेटाइटिस बी वायरस से इन्फेक्शन बचाने का टीका। वो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे को लगवाएं, क्योंकि अगर आपके बच्चे को आगे चल के हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन होता है तो उसको लिवर कैंसर हो सकता है। तो ये इजीली प्रिवेंटेबल है। अगर आपने हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लगाई तो आपके बच्चे को हेपेटाइटिस बी वायरस नहीं होगा। दूसरा, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक वायरस है जो कि सर्वाइकल कैंसर करता है। वो विमेन में होता है और मेल्स में पिनाइल कैंसर हो सकता है। तो इसको भी रोकने के लिए एक हमारे पास वैक्सीन आजकल अवेलेबल है जो आप लगवा सकते हैं, HPV वैक्सीन, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट सेक्टर में अवेलेबल है, जिसको लगवाने से रिस्क ऑफ कैंसर कैन बी लेस। हेल्दी लाइफस्टाइल बचपन से एनकरेज करना चाहिए। स्मोकिंग बच्चों को बताना चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, उससे आगे चल के कैंसर हो सकता है। अल्कोहल का बहुत प्रचलन बढ़ रहा है आजकल हर, जैसे गुड़गांव और NCR में पब्स आर मोर कॉमन देन द रेस्टोरेंट्स। हर जगह अल्कोहल इज फ्रीली अवेलेबल एंड इट हैज बिकम अ हैबिट। एवरी वीकेंड पीपल आर ड्रिंकिंग। So alcohol should be curbed. It should not be that much available and it should not be encouraged because it's not good for your health. Thank you. बिल्कुल, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट को लेकर आज बहुत ज़्यादा आगे हम बढ़ चुके हैं, इसलिए इसको लेकर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ज़रूरी भी। एक छोटा सा कॉल, आखिरी कॉल, शंकर श्रीवास्तव जुड़े हैं उत्तर प्रदेश से। शंकर, आपका स्वागत है, बताइए क्या प्रश्न है आपका?
शंकर, आप सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है डॉक्टर राजगोपाल, जीन्स को लेकर, जेनेटिक्स को लेकर दोनों डॉक्टर्स ने बात कही है। ये बात सही है कि अगर हम खान पान को और जीवन शैली को ठीक रखें तो जो बिगड़े हुए जीन्स हैं उनको भी ठीक किया जा सकता है, तो क्या बताएंगे आप आयुर्वेद? आयुर्वेद जो जीवन शैली है वो ही मुझे लगता है इसके प्रिवेंशन का मंत्र है, क्योंकि आयुर्वेद का जो उद्देश्य बताया गया उसमें पहला उद्देश्य रखा है कि स्वास्थ्य की रक्षा करना, बाद में दिया उन्होंने कि रोग की चिकित्सा करना। तो और जो हमारा आहार विहार ये अगर हम सही से रखते हैं, बच्चों को पेरेंट्स क्या करते हैं, आसानी से घर में नाश्ता नहीं बनाना है तो लेस चिप्स या ऐसा कुछ पकड़ा देते हैं जिसमें कि बहुत सारे नुकसानदायक केमिकल्स हैं। फास्ट फूड आप टिफिन ही देखें तो लंच में अगर हम घर का नाश्ता बना के देंगे तो बचपन में से ही बच्चे को डेफिनेट आदत पड़ेगी हेल्दी खाना खाने की। ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। और दूसरा ये है कि उसकी इम्यूनिटी उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल करती है। कैंसर होने में इम्यूनिटी जब कम होती है या तो नेचुरल रूप से या किसी रोग के कारण, तो अगर हम इम्यूनिटी जो ठीक करना रखना चाहते हैं तो वो भी हमारे खान पान से और लाइफस्टाइल। और कोविड के टाइम में तो बहुत लोगों को पता चला है कि आयुर्वेद कितनी मदद कर सकता है इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में भी। बिल्कुल, और वो प्रूव हुआ है अभी। और बस इस चीज को भूलना नहीं है लोगों को, बिल्कुल भूलना नहीं है। और हमारे देश को खास, क्योंकि आयुर्वेद हमारे देश का ही जो है चिकित्सा पद्धति है, तो मेरा यही कहना है कि बैक टू बेसिक्स फॉर एवरीथिंग। जैसे खेती है हमारे यहाँ पर, उसको हरित क्रांति कहा गया। और वो कैसे हुई हरित क्रांति? केमिकल फर्टिलाइजर यूज करके, जो कि हमारे अपने जब गोबर वगैरह जो नेचुरल खाद से जब वो खेती हो रही थी तो प्रोडक्शन अच्छा था। मतलब सिर्फ एक ज़रूरत के हिसाब से हमने अपने मतलब सॉइल को एक्सप्लोर किया, तो अब आज सॉइल भी जो है उससे दूषित है। और जो पंजाब का एरिया जहाँ इस प्रकार से फसलें उगाई गई वहाँ पे सबसे ज़्यादा कैंसर का इंसिडेंस मिला जाता है। भटिंडा जो है, भटिंडा एक्सप्रेस चलती है, तो हमें अपने केमिकल्स का यूज़ कम करना होगा। उसमें एक मैं ऐड करना चाहती हूँ जो मॉस्किटो रेपेलेंट्स सभी कंट्रीज़ में बैन है, वो इंडिया में अभी भी चलते हैं। फिर हम एयर फ्रेशनर्स यूज़ करते हैं, आई थिंक दे आर नॉट सेफ। बिल्कुल, दे आर ऑल्सो अमंग द केमिकल कार्सिनोजेंस। यानी किसी भी चीज़ में अगर केमिकल्स हैं और खाने की चीज़ों में खासकर प्रिजर्वेटिव्स है तो उससे जितना दूर रहा जाए उतना आप खुद को स्वस्थ रख सकते हैं। फ्राइड आइटम्स जो हैं वो हमें मिनिमाइज करने हैं अपने खाने में। बिल्कुल। डॉक्टर साहब के स्टेटमेंट का एक साक्ष्य मैं आपको साइंटिफिक दे रहा हूँ जी। प्रोफेसर पिची पिल्लई, जिन्होंने दुनिया भर की जीन्स स्टडी की हैं, उन्होंने देखा कि बड़ी आंत के कैंसर की जो जीन है वो करीब करीब लगभग सब में होती है। ठीक है। पर नॉर्थ वेस्ट यूरोप में चूंकि भोजन की पद्धति में नॉन वेजिटेरियन ये सब बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ ये कैंसर बहुत ज़्यादा है, जबकि हिंदुस्तान में वेजिटेरियनिज्म अभी भी ऐसे ये कम है। पर उन्होंने ये कहा कि यदि यहाँ पे भी नॉन वेजिटेरियन क्या कहते हैं, जला हुआ मीट, बारबेक्यू किया हुआ मीट है, इस तरह का मीट का यदि यहाँ पे भी कंजम्पशन बढ़ा तो वो जीन यहाँ भी जागृत होके कोलोरेक्टल कैंसर कराएगी। और मैं देख रहा हूँ कि वो मेरे हॉस्पिटल में हो रहा है। तो इन साक्ष्यों को हमको बिल्कुल समझना चाहिए और अपने डाइट और लाइफस्टाइल में परिवर्तन लाने की परम आवश्यकता है। बिल्कुल, तो ये बहुत ज़रूरी बात है। आपने जो क्वेश्चन पूछा एपिजेनेटिक्स से रिलेटेड है, वो तो हमारे आहार और लाइफस्टाइल से जो चेंज सपोज हुआ भी है किसी में तो डेफिनेटली इट कैन रिवर्ट बैक, बट इट टेक्स इयर्स टुगेदर। बिल्कुल, तो कोविड ने जो जीवन शैली में बदलाव और बैक टू बेसिक्स की बात जिस तरह से डॉक्टर ने कही है, उसकी सीख हमें दी थी, ये हमें भूलना नहीं है। जिस तरह से मोटापा, कैंसर जैसी जो तमाम बीमारियां हैं वो लगातार भारत में भी बढ़ती जा रही हैं, ऐसे में जीवन शैली में बदलाव इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो इलाज को लेकर, प्रिवेंशन को लेकर जिस जागरूकता की बात डॉक्टर्स ने बताई है, उसे लेकर भी हमें जागरूक रहना है और समय पर चेकअप और डॉक्टर के पास जाना अगर कोई लक्षण दिखता है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर कैंसर की रोकथाम करनी है तो। इसी के साथ आयुष्मान भव में आज फिलहाल इतना ही। डॉक्टर शर्मा आपका, डॉक्टर यादव आपका, डॉक्टर राजगोपाल, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ आयुष्मान भव में जुड़ने के लिए। अगले हफ्ते फिर से जुड़िएगा आयुष्मान भव में। शनिवार दोपहर 1 बजे बात करेंगे थैलेसीमिया की। खून से जुड़ा ये विकार है थैलेसीमिया, जिसे लेकर हम कहें जागरूकता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैलेसीमिया को लेकर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें पता नहीं होता कि वो थैलेसीमिया माइनर है, जो आगे जाकर कहीं ना कहीं थैलेसीमिया मेजर उनके बच्चों को दे सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो थैलेसीमिया से जुड़ी हुई हैं, जो जानना ज़रूरी है। अगले हफ्ते करेंगे इसी पर बात। फिलहाल अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।